यस। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ केसी हमने स्टार्ट किया हुआ था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहली इंपॉर्टेंस हमें पड़ी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें बताता है केसी वैल्यू कि रिएक्शन में फॉरवर्ड की तरफ जाना है या बैकवर्ड आना है या इक्विलिब्रियम पे ही है, तो वो हमें कौन बताता है? केसी। हम केसी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्यूसी के साथ। अगर क्यूसी की वैल्यू होती है कम और केसी वैल्यू होती है ज्यादा, इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा या रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कल मैंने एमसीक्यू बताया था कि अगर पूछा जाए कि जब क्यूसी वैल्यू कम हो और केसी वैल्यू ज्यादा हो तो तब रिएक्शन कौन से वाला होगा? तो रिएक्शन दोनों होंगे, फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, लेकिन फेवर कौन सा होगा? फॉरवर्ड फेवर होगा। ठीक है, फेवर का मतलब ज्यादा कौन सा होगा। फिर हमने पढ़ा कि क्यूसी वैल्यू ज्यादा हो और केसी वैल्यू कम हो तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि जब क्यूसी और केसी दोनों बराबर हो जाएं तो ना फॉरवर्ड फेवर होगा और ना बैकवर्ड फेवर होगा और दोनों रिएक्शन का रेट बराबर आएगा जब क्यूसी केसी के बराबर आती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें पता लगता है केसी वैल्यू से। कभी कभी केसी वैल्यू वेरी वेरी लार्ज आ जाती है और कभी कभी वेरी वेरी स्मॉल आ जाती है और कभी नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल आ जाती है। अब इन वैल्यू से हम क्या क्या नतीजा अखज करते हैं, क्या कंक्लूजन हमें मिलती है, वो हमने पढ़ लिया था कि अगर केसी वैल्यू बहुत लार्ज होगी मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा और रिएक्टेंट लेस स्टेबल होगा और रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो हमने पढ़ लिया था। एंड वाइस वर्सा कि जब केसी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी और फिर हमने पढ़ा कि अगर नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल हो तो मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट बहुत ज्यादा है, काफी है। अब थर्ड इंपॉर्टेंस है केसी की और वो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। पहले तो आपको पता हो कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मालूम कर सकते हैं। अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मालूम करना चाहें तो हमें दो चीजें चाहिए। ये चीज याद रखें, हमें क्या क्या चाहिए? एक, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन की केसी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो याद रहे नेसेसरी कंडीशन या रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या चाहिए हमें। रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, पहला हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है ये पता होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज हमें पता होना चाहिए केसी वैल्यू फॉर दैट रिएक्शन। केसी वैल्यू फॉर दैट रिएक्शन। अगर आपसे कोई कहे, एक एमसीक्यू देख लेते हैं कि इनिशियल concentration of hydrogen and iodine are 1 molar
Kc expression will be, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और आयोडीन की हो कितनी 1 मोलर, यहां पे लिखता था टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो बताएं इसका केसी एक्सप्रेशन क्या होगा। ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, बी 2x स्क्वेयर 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, सी 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, एंड डी नाउ। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से वाला एक्सप्रेशन केसी का आएगा, तो कौन से वाला पॉसिबल है, कौन से वाला, बी या सी। आपने क्या करना होगा, हम कहते हैं H2 plus I2 is converted into 2HI, ठीक है। इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, इनिशियली कितनी है 1 मोलर, और इसकी कितनी है 0 मोलर। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच जाता है तो इस कंडीशन पे 1 में से कुछ कम हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और इधर भी कुछ कम हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर कितना बन जाएगा 2x, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे ये 2x होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा, और ये 1 माइनस एक्स होगा। तो हम केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। तो इसमें कौन सा आता है, बी ऑप्शन आता है, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू आते हैं कि रिलेशन बताएं कि रिलेशन क्या है इसका, कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन है इसका, इसमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं की जा सकती विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा, ठीक है। ये मिटा वैसे भी वीडियो में तो आ गया। अच्छा, इसके बाद का दूसरा एमसीक्यू क्या है कि 4 मोलर कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, और उनको हमने ट्रीट किया ताकि वो एमोनिया बना दें। एमोनिया बनाने के बाद जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो केसी एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, ए बी या सी या डी, कौन से वाला, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला। अच्छा देखें, बात सुने, यहां देखें, अगर आपको कहा जाए हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर मैं लेट सपोज 4 मोलर लेता हूं, 4 मोलर लेता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 मोलर माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे कितने मोल्स हैं 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो क्या लिखूंगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पता है मैं बताओ, अगर ऐसा नहीं है और ये रिएक्शन हो N2 plus 3H2 is converted into 2NH3, अब इनिशियली कितना है 4 है, ये है 4, कितने मोल है 1 मोल, तो 4 में से x माइनस हो, फिर मैं लूंगा 4 माइनस कितने मोल है, तो 4 माइनस 3x, समझ आ रही। मतलब यहाँ पे मैंने 4 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, अगर ये 2 मोल होता तो 4 माइनस 2x लेता, यहाँ पे क्या लूंगा 4 माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 2x। अब क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पे 3x लिया भी है, और फिर केसी एक्सप्रेशन कैसे आता है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन N2
H2 की पावर 3। अब NH3 की जगह क्या लिखूंगा 2x, N2 की जगह क्या लिखूंगा 4 माइनस x और H2 की जगह क्या लिखूंगा 4 माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा इधर 4 माइनस 3x की पावर 3 भी आई है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कहने का मकसद ये कि जो 1 माइनस एक्स करते हैं या 2 माइनस एक्स करते हैं तब होगा कि जब 1 मोल होगा, लेकिन अगर 2 मोल आ जाता है तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये है 4 माइनस 3x। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन A है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन B है, तो बताएं जब वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा तो Kc एक्सप्रेशन क्या होगा, देख सकते हैं ना। पहले आपने क्या बताया 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन है A और इसकी कंसंट्रेशन है क्या B। इनिशियली क्या है 0, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो A में से कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा A माइनस 2x, यहाँ पे क्या होगा B माइनस x और यहाँ पे होगा 2x। तो कहने का मतलब ये इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल है। अगर 1 मोल है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा B माइनस एक्स, ये 2 मोल है तो लिखूंगा A माइनस 2x और यहाँ पे क्या होगा 2x। तो Kc एक्सप्रेशन कैसे होगा 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय A माइनस x, A माइनस 2x की पावर 2। याद रहे ज्यादा सोचना नहीं है, ये नहीं कहना कि एक बार डबल कर दिया तो दोबारा स्क्वायर नहीं लेना, आप दोबारा लेंगे। अच्छा, इसका Kc एक्सप्रेशन आपने लिख देना Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा SO3 की जगह पे 2x आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सा है, यहाँ पे B माइनस x आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे A माइनस 2x की पावर 2 और फिर आ जाएगा B माइनस x हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के MCQ आते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा जब ये चीजें होंगी। तो आपने देख लेना है कि नंबर ऑफ मोल कैसे हैं। अगर 1 मोल है तो माइनस x करना है, 2 मोल है तो माइनस 2x, 3 मोल है तो माइनस 3x कर देना है, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ कंडीशन चेंज। Kc की 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है और चौथी एप्लीकेशन ये है कि हम कंडीशन चेंज का इफेक्ट भी देख सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद हम कंडीशन को चेंज करते हैं, तो कंडीशन को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन चेंज का इफेक्ट देखा है हेनरी ली चार्टियर ने 1884 में, हेनरी ली चार्टियर ने, और उसने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया जिसे बोला जाता है ली चार्टियर प्रिंसिपल। ली चार्टियर प्रिंसिपल अगर आपको याद हो पड़ा होगा, ली चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए और हम उसको डिस्टर्ब करें, क्या करें डिस्टर्ब, कैसे डिस्टर्ब करें, हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें और कैटलिस्ट चेंज कर दें, तो ये सब चेंज करने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पे असर होता है तो हमने वो पढ़ना है, और जो असर होने के बाद होता है वो भी हमने पढ़ना है। तो ली चार्टियर ने कहा कि जब भी हम कंडीशन को चेंज करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो जो डिस्टर्बेंस आई होती है वो डिस्टर्बेंस मिनिमाइज हो जाती है। याद नहीं आता है
क्या पढ़ा हुआ है कि when a reaction at equilibrium is subjected to a stress by changing its concentration, pressure, temperature or catalyst, then reaction adjusts itself in such a manner to minimize the change. क्या देखेंगे? ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है कंसंट्रेशन चेंज करने का और प्रेशर चेंज करने का। तो अब हम देख लेते हैं। आपने नाम क्या रख लेना है कि 1884 में हेनरी ली शार्टियर ने प्रिंसिपल दिया जिसको बोला जाता है ली शार्टियर प्रिंसिपल, और बाकी स्टेटमेंट क्या है वो आपको पता है। अब हम देखते हैं पहला, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज आपको याद रखना होगा। लेट्स सपोज आपकी सिलेबस में देखा हुआ है कि हैबर्ट्स प्रोसेस को डिस्कस करना है, तो हम हैबर्ट्स प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो क्या है हैबर्ट्स प्रोसेस में? हम एमोनिया बनाते हैं। 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Let's suppose रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, तो इसका एक्सप्रेशन ले लेते हैं। Kc is equal to product concentration divided by reactant concentration. ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन। हम ये भी सपोज करते हैं कि Kc की वैल्यू आ गई है 10 फॉर एग्जाम्पल। Kc की वैल्यू क्या है? 10 आई हुई है। अब ली शार्टियर ने कहा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए और हम रिएक्टेंट को ज्यादा करें, तो आपने याद रख लेना है कि जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो Kc की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मतलब वो Kc नहीं Qc बन जाएगी, अगर आपको पता हो। लेकिन ये वैल्यू 10 होगी तो Kc होगा, 10 से कम होगी तो Qc बन जाएगा। And when Qc is less than Kc, reaction will have to move in forward direction. दोबारा बताता हूँ, जब हम रिएक्टेंट को ज्यादा करते हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब प्रोडक्ट को निकाल देते हैं तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, इफ यू वांट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एमोनिया, सो व्हाट विल वी डू? वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वी हैव टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाय एडिंग नाइट्रोजन फॉरवर्ड ज्यादा होगा और बाय रिमूविंग एमोनिया फॉरवर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि बाय इंक्रीजिंग concentration of reactant or by decreasing concentration of product, forward reaction will favor. Forward reaction will favor. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट को ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। प्रोडक्ट को निकालेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। इसको वाइस वर्सा कर देते हैं। अगर रिवर्स लाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट को करते हैं ज्यादा और रिएक्शन को करते हैं कम। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन और बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिर बैकवर्ड आएगा। समझ आ रही है? हम यहाँ पे करते हैं बाय डिक्रीजिंग concentration of reactant or by increasing concentration of product, backward reaction will favor. ठीक है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यू में दिया जाता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो हमने क्या करना होगा? रिएक्टेंट को ज्यादा और प्रोडक्ट को कम करना होगा। ठीक है,
इसके बाद ये तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट है प्रेशर का। The second one is effect of pressure. Effect of pressure. याद रहे, जिन रिएक्शंस में सॉलिड है या जिन रिएक्शंस में लिक्विड है उन पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स containing reaction are not affected by pressure. प्रेशर ज्यादा हो या कम हो सॉलिड और लिक्विड पे असर नहीं होता। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शंस हैं, गैसियस रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय प्रेशर। Reactions are affected by pressure. कैसे अफेक्ट होता है? अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास है नाइट्रोजन react with hydrogen to produce 2 moles of ammonia, रिएक्टेंट में मोल्स हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल हैं 2, नाइट्रोजन भी गैस और हाइड्रोजन भी गैस और एमोनिया भी गैस। जब गैसियस रिएक्शन हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ना हो तो तब प्रेशर का इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होगा? ये 4 मोल है, वो 2 मोल है। 4 मोल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, 2 मोल का वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होता है। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओवर हियर। जरूर नहीं कि हर बार फॉरवर्ड होगा। आपने कहना है कि जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स कम है एंड वाइस वर्सा। प्रेशर को हम कम करेंगे तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय increasing pressure reaction moves towards less number of moles। जहां पर मोल्स कम होंगे वहां पर मूव करेगा एंड वाइस वर्सा। जहां पर मोल्स कम होंगे वहां पर मूव नहीं करेगा। प्रेशर ज्यादा करने से ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ और प्रेशर कम करने से ज्यादा मोल कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ। मतलब इफ वी वांट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एमोनिया सो वी हैव टू एनहांस द प्रेशर। और यहाँ पर यूजुअली हम कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं? 200 से लेके 500, लेकिन पंजाब बुक में लिखा हुआ है 200 से लेके 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पंजाब बुक में लिखी है, जो लिख रहा हूँ यार। ठीक है, मजबूरी है। अच्छा, 200 to 300 हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये वाला रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाए, ताकि एमोनिया हमें ज्यादा मिले, प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद हम उसमें नोबल गैस डाल देते हैं, तो जब नोबल गैस डालेंगे तो नोबल गैस की वजह से रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है, अक्सर एमसीक्यू में आता है कि कंटेनर में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। इफ वी आर गोइंग टू ऐड नोबल गैस इन इट, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, वेदर इट विल हैव टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा
रिएक्शन दिया जाए एमसीक्यू में कि बताएं इस रिएक्शन में तो गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस। अब ऐसी कंडीशन पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है। याद रहे कि अगर गैसियस रिएक्शन भी हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अक्सर एमसीक्यू में दिया जाता है कि कौन से वाला रिएक्शन प्रेशर पे अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर because same number of mole in reactant and product। अगर एमसीक्यू में आए फॉर एग्जाम्पल CaCO3 CaO and CO2, अगर कहा जाए कि by increasing pressure dash reaction favors A forward reaction, B backward reaction, C both reactions, or D no effect of pressure। तो ये है सॉलिड और इसमें आता है बैकवर्ड। याद रहे इसमें बैकवर्ड आता है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में मौजूद है गैस, प्रोडक्ट में क्या गैस है, इसका मतलब इस सॉलिड पे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी गैस का लिक्विड के साथ या किसी भी गैस का सॉलिड के साथ रिएक्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे। पता नहीं पता, जैसे आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो डिसॉल्व होता है एट हाई प्रेशर। कितना प्रेशर? 3 to 5 एटमॉस्फेयर। तो मतलब प्रेशर अप्लाई करने से गैस का रिएक्शन लिक्विड के साथ और गैस का रिएक्शन सॉलिड के साथ स्पीड अप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे मिक्सचर पे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। समझ आ रही है? अगर रिएक्टर में गैस होती तो फॉरवर्ड जाता। समझ आ रही है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक और एमसीक्यू लिखता हूँ, ये तो आपको बस समझ आ गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O is converted into H2CO3। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वाटर इज लिक्विड एंड दिस इज एक्वस। अगर आपसे कहा जाए इनमें तो 2 लिक्विड है और एक गैस है, क्या प्रेशर का इफेक्ट होगा? होगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर दिस रिएक्शन विल मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टर में क्या है? गैस। और ये तो आपको पता भी है, आपको पता है यही टॉपिक लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में है कि हम अगर गैस को लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर को ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर reaction moves in forward direction, forward direction। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब एक और काम करते हैं, इफ noble gas is added, if noble gas is added, if noble gas is added, सुने, अगर एक कंटेनर में मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर, लेट्स सपोज यहां पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और है क्या, एमोनिया। ये है रिएक्शन मिक्सचर और तीनों है गैसेस। यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे
हम सिर्फ इसमें नोबल गैस ऐड कर रहे हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में आता है, इफ आर्गॉन इज एडेड टू द मिक्सचर व्हाट हैपेंस टू द रिएक्शन, इफ नियॉन गैस इज एडेड व्हाट हैपेंस टू द रिएक्शन मिक्सचर। तो आपने ये चीज याद रखनी कि क्या ऐसा होगा। अब जब भी नोबल गैस को ऐड करते हैं तो दो कंडीशन पे करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के या प्रेशर कांस्टेंट रख के। वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, नोबल गैस को हम ऐड करते हैं तो दो कंडीशन पे। पहली कंडीशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने क्वेश्चन को और से सुनना है, क्वेश्चन को और से सुनना है। अगर पूछा जाए कि हमने नोबल गैस को ऐड किया और हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्या रखा है? कांस्टेंट। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? तो आपने कहना है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन of reaction when noble gas is added at constant volume। अगर एमसीक्यू में आए कि if argon gas is added to Haber's process at constant volume, what happens to the direction of reaction? तो आपने कहना no effect, ना फॉरवर्ड फेवर होगा ना बैकवर्ड फेवर होगा। लेकिन अगर हम एडिशन करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर करें ना, नोबल गैस ऐड करें तो तब इफेक्ट होता है, तब इफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे इफेक्ट होता है? हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इसमें डाल दिया क्या? आर्गॉन गैस। आर्गॉन गैस आ गई। अब आर्गॉन गैस इसमें डालने के बाद कहां जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? N2 plus 3H2 is converted into 2NH3। अब बताएं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और हमने नोबल गैस को डाल दिया। नोबल गैस को डालने की वजह से यहां पर रिएक्शन कहां जाएगा? जब नोबल गैस डालेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा? इंक्रीज। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज, तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। एक और बात है, नोबल गैस डालने से रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। नोबल गैस डालने से रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। शर्त यह है कि प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो। सही शुक्र है। नोबल गैस डालने से कहां जाएगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि बाय एडिशन ऑफ noble gas, reaction moves towards greater number of moles. Number of moles याद रहेगा। अगर आपको कोई कहे कि in equilibrium mixture of Haber process argon is added at constant pressure, what happens? Increase in concentration of ammonia? Yeah. Decrease in concentration of ammonia? Yes. क्योंकि पीछे जाएगा और उसमें ammonia की concentration कम हो जाएगी। या increase in concentration of nitrogen and hydrogen? Yes. समझ आ रही है? तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब नोबल गैस को हम ऐड करते हैं तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के होते हुए नोबल गैस का कोई इफेक्ट नहीं है।
लेकिन कांस्टेंट प्रेशर का होते हुए नोबल गैस की एडिशन का इफेक्ट है। नोबल गैस डालने के बाद कहां जाएगा, रिएक्शन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास है N2 प्लस O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NO, अब यहां पर हम डाल रहे हैं नोबल गैस, कोई क्या यहाँ पे इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। अगेन कोई बात, अगर हम वॉल्यूम दोनों का सेम है, अगर हम ऐसा करें कि नोबल गैस को ऐड कर दें, नोबल गैस को ऐड कर दें इस कंडीशन पे, और हम प्रेशर क्या रखें? कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने कहना है प्रेशर कांस्टेंट होते हुए नोबल गैस ऐड करें तो इफेक्ट डिपेंड करता है कि क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टर और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है कि नहीं बराबर। अगर बराबर नहीं है तो अफेक्टेड बाय प्रेशर, और अगर बराबर होंगे तो नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब नो इफेक्ट, ना प्रेशर का इफेक्ट है ना नोबल गैस डालने का इफेक्ट होगा। तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि जब नोबल गैस डालेंगे तो क्या होगा, तो होल से देख लें। ठीक है, और जरा सोचें, इस तरह के एमसीक्यू अक्सर बुक्स में भी और पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, सनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो बासिफ अबू सर, ठीक है मोबाइल, अच्छा सुनिए, टेम्परेचर का इफेक्ट डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि नाइट्रोजन react with hydrogen to produce ammonia। याद रहे, अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है -92.384 किलोजूल पर मोल। माइनस का मतलब ये है एक्सोथर्मिक। याद रहे, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में होता है एक्सोथर्मिक, वही बैकवर्ड में होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर फॉरवर्ड में वो हीट रिलीज कर रहा है तो वही रिएक्शन बैकवर्ड में एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड एक्सो तो बैकवर्ड होगा एंडो। अब एक्सो का मतलब हीट खुद रिलीज कर रहा है, जब हीट खुद रिलीज कर रहा है तो इसे और हीट की जरूरत नहीं है। इट मीन्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को ज्यादा करें तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और एंडोथर्मिक के लिए ज्यादा करें तो रेट ज्यादा हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, मैंने इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को ज्यादा किया तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड। तो दिस रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। तो हम ऐसे कहते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल हैव टू मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं, क्योंकि किसी रिएक्शन में बैकवर्ड एंडो होता है, इसी रिएक्शन में फॉरवर्ड एंडो होता है। लेट्स सपोज एक रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी जो हीट है ये है +53 किलो जूल। प्लस का मतलब एंडोथर्मिक, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड में ये है एंडोथर्मिक और बैकवर्ड में ये है एक्सोथर्मिक। सभी देखो अच्छा, अब क्या करेंगे, जब हम दोनों रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को ज्यादा करें, दोनों रिएक्शन के लिए, तो ये वाला रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड और ये वाला जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि इसके लिए बैकवर्ड है एंडोथर्मिक डायरेक्शन और इसके लिए फॉरवर्ड है एंडोथर्मिक डायरेक्शन।
तो आपने कहना है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल हैव टू मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction moves in endothermic direction। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कहा जाए कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बताएं टेम्परेचर ज्यादा करने से वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर ज्यादा करने से कहां जाएगा, फॉरवर्ड। एक और बात, कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें तो केसी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता, केसी वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन केसी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होता है तो केसी वैल्यू नई वैल्यू मिल जाती है। याद रहे, हर एक रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू फिक्स होती है किसी खास टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो केसी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर एमसीक्यू में आए कि केसी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, केसी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, केसी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन temperature, Kc value depends upon temperature, temperature changes, Kc value also changes। अगर आपसे पूछा जाए MCQ में आए कि for an exothermic reaction Kc value dash by increasing temperature A increases, B decreases, C remains constant, and D none of these। तो क्या होगा केसी वैल्यू, इंक्रीज या डिक्रीज? क्वेश्चन है क्या होगा, कांस्टेंट वही क्या होगा। देखिए ना, एक और बात, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। जब टेम्परेचर को हम ज्यादा करते हैं, तो रिएक्शन कहां जाता है, बैकवर्ड। जब बैकवर्ड आएगा तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो केसी वैल्यू कम होगी। सही शो है ना, वो जगह टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, दाई रिएक्शन बचता है बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट बढ़ जाती है, और जब रिएक्टेंट जाती है तो केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। समझो, मतलब तस्वीर करो, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड खबर रखो, मूव डायरेक्शन खबर रखो, ड्यूरेशन पुश हो और एक्सोथर्मिक, now बैकवर्ड से एंडोथर्मिक। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन केसी वैल्यू डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर आएगा डिक्रीजेस जी, दोबारा बोलो, इधर लिखा था, मैंने लिखा था, दोबारा वो बोला नहीं नहीं नहीं, केसी वैल्यू वो पकड़ हो गया ना। हम ऐसा करते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्वेश्चन चिकन अमंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन दबाना टेम्परेचर ज्यादा, तो दायो रिएक्शन बचता थी बैकवर्ड, मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा की, और जो रिएक्टेंट ज्यादा की नो केसी वैल्यू का कमी ऑटोमेटिकली। सही शो, तो मेरे क्या होगा, मेरी शिकायत है, ठीक है। मैं तो वैसे ही बताता हूँ, मैंने वैसे पहले भी गलत नहीं बताया, ठीक है ना, बताया इंसान कहना
ई से लगाते नहीं हो सकते, ये सिंपल सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, कहने का मकसद ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए Kc वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको कहा जाए फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो Kc वैल्यू ठीक है, एंड वाइस वर्सा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन में Kc is directly proportional to temperature. ठीक है, Kc value depends upon temperature. As temperature increases, Kc value increases for an endothermic reaction. और for an exothermic reaction, inverse relation. समझ आ रही है? अच्छा, याद रहे कि Kc value depends upon temperature only. टेम्परेचर चेंज होता है तो Kc वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सभी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अच्छा, याद रहे कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद कैटलिस्ट की अमाउंट को चेंज करने से रिएक्शन ना फॉरवर्ड फेवर होता है ना बैकवर्ड फेवर होता है। ठीक है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है इन बोथ डायरेक्शंस। लेट्स सपोज, चलिए हम ऐसा करते हैं, N2 react with 3H2 to produce 2 moles of ammonia। अब हम ऐसा करते हैं कि अमोनिया के लिए हमें चाहिए आयरन। क्या चाहिए? आयरन चाहिए। समझिए, क्यों क्लास है? अच्छा, अच्छा सुनिए, यहाँ देखें, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो रिएक्शन पे पहुंचने के बाद कैटलिस्ट को ज्यादा करो या कम करो तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर होगा और ना बैकवर्ड फेवर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बिफोर इक्विलिब्रियम पोजीशन amount of catalyst helps to achieve equilibrium position earlier. याद रहे कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पहुंची, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पहुंची और हम कैटलिस्ट की अमाउंट को ज्यादा करते हैं तो कैटलिस्ट की अमाउंट का इफेक्ट होता है, क्योंकि अमाउंट कम होगी तो इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट अचीव होगा, लेकिन अमाउंट ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम तो उसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं कि रिएक्शन ऑलरेडी पहुंच चुका है कहाँ? इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद हम अमाउंट को चेंज करते हैं। अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे तो फिर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 ग्राम लिया हुआ था तो प्रोडक्ट बन रहा था 10-10 की स्पीड से, ठीक है, 10-10 की स्पीड से। अब मैं अमाउंट को कर देता हूं 2 ग्राम, तो जब 2 ग्राम आयरन कर दिया तो अब क्या होगा? 20-20 से चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रहे, आपने याद रखना है कि अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट increased
at equilibrium position increases rate of forward as well as rate of backward reaction. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का रेट तेज कर देता है. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. इट मींस दैट यहां पे लिख देता हूं कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये था ली-शार्ट्रियर प्रिंसिपल. अगर आपसे पूछा जाए कि ली-शार्ट्रियर प्रिंसिपल कौन से सिस्टम पे अप्लाई होता है, फिजिकल या केमिकल? अगर पूछा जाए कि ली-शार्ट्रियर प्रिंसिपल is applicable for dash system A, physical system B, chemical system C, both systems and D, none of these. तो दोनों सिस्टम पे अप्लाई होता है, चाहे फिजिकल सिस्टम हो या केमिकल सिस्टम. अगर हम ली-शार्ट्रियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो दोनों पे अप्लाई होता है. अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि एट कांस्टेंट या एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड which will be favored by increasing pressure. Ice is converted into liquid water. A. More ice will produce. B. More water will be produced. Or C. Both may happen. Or D. No effect of pressure. तो क्या होगा? क्या होगा? आइस विल बी फॉर्म. ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड. तो प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है. वॉल्यूम आपको पता है कि आइस का 9% वॉल्यूम ज्यादा है और इसका 9% वॉल्यूम कम है. सिर्फ यहाँ पे फर्क है. हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन वहां जाता है जहां पर वॉल्यूम कम होता है. इसका मतलब सॉलिड लिक्विड पे तो असर नहीं होता, लेकिन आइस वाटर पे अप्लाई होता है क्योंकि आइस और वाटर के वॉल्यूम में फर्क होता है. वाटर ज्यादा बनेगा और आइस मेल्ट होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें होगा क्या? मोर वाटर विल बी प्रोड्यूस, या हम कहते हैं मेल्टिंग विल बी फेवर्ड. Melting of ice will be favored. Melting of ice will be favored. Clear? ये चीज जरा आपने और से देखनी है. ज्यादा खुश होकर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगा देना कि नो इफेक्ट, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिपोर्ट है. थोड़ा सा सोचेंगे. अच्छा, nitrogen 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. अब वीडियो में
ये आपकी बातें आ रही हैं, वो असर पड़ेगा लोगों पे भी, जैसा टीचर है। तो ये दुनिया के सामने मुझे मत शर्माओ, ठीक है? चलिए आ रही है एमोनिया फॉर्मेशन वैल्यूज याद रखें। वैल्यूज ये है कि एमोनिया फॉर्मेशन की जो हीट है दिस इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक इन नेचर, 3 at 4 किलो जूल, ठीक है? दूसरी बात, इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तो केपी बुक में लिखा हुआ है और फेडरल बुक में लिखा हुआ है, लेकिन पंजाब बुक में लिखा हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 लिखा फेडरल में भी। अच्छा चलिए ठीक है, तो काट देते हैं। तो वैसे जहां पर वैल्यू में एम्बिग्विटीज आती है वो वाली वैल्यू एमसीक्यू में नहीं आती है, अगर आएंगे तो रेंज में आती है 400 to 450, ठीक है? अच्छा एक और बात, यहाँ पर प्रेशर है 200 से लेके 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम क्या कहते हैं 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों ऑप्शन याद रखिए। 200 to 500 में भी 200 to 300 तो आता है ना, ठीक है? तो 200 to 500 याद रखिए। और हमें कौन सा कैटलिस्ट चाहिए? हमें आयरन एज अ कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है? अब एक और बात, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है? और दूसरा है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस मीन के इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। इसके लिए कंडीशन याद रखनी आपने सभी, 2 moles of sulfur dioxide, 1 mole of oxygen, and it produces 2 moles of sulfur trioxide, ठीक है? कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कि हमें टेम्परेचर चाहिए 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हमें प्रेशर चाहिए 1.5 से लेके 1.7 एटमॉस्फेयर तक, ठीक है? और हमें कैटलिस्ट चाहिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से पहले कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर कौन सा? प्लैटिनम। याद है नहीं? याद? अच्छा याद रहे, कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? प्लैटिनम वाज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कांटेक्ट प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि कांटेक्ट प्रोसेस में पहले कौन से वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता था, तो प्लैटिनम, ठीक है? बट दिस प्लैटिनम वाज रिप्लेस्ड बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्यों? क्योंकि प्लैटिनम की एक्टिविटी कम हो जाती थी इस प्रोसेस में। The activity of platinum was decreased or poisoned due to arsenic impurity। ये बात याद रखिए एमसीक्यू के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कांटेक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम को वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि प्लैटिनम की एक्टिविटी खत्म हो जाती थी। किस वजह से? आर्सेनिक इम्प्योरिटी की वजह से। इसी वजह से वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल किया ताकि एक्टिविटी डिक्रीज ना हो, इम्प्योरिटी आती है नहीं आती। तो ये कंडीशन याद रखें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 400 to 500, 1.5 से लेके 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, ये कंडीशन। और स्टॉप कहाँ?